आज की वीडियो क्लास 6 हिस्ट्री। इससे पहले भी इस चैप्टर के बारे में डिस्कशन हो चुकी है, इंडियन सब कंटिनेंट की जो वीडियो आपके सामने रखी गई थी। और आज भी हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ एस्पेक्ट्स को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम पढ़ेंगे नेम्स ऑफ लैंड। इससे प्रीवियस वाले में हमने ये पढ़ा था कि किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को उसका जियोग्राफिकल फ्रेमवर्क काफ़ी इफेक्ट करता है, और जिसके कारण उसमें उसकी पॉपुलेशन पे इफ़ेक्ट आता है। जो मोस्ट कन्वीनियंट एरियाज़ हैं, जहाँ पर सारी सुविधाएं हैं, वहाँ पर लोग ज़्यादा रिहैब करते हैं, ज़्यादा बसते हैं, और जहाँ पर सुविधाएं नहीं है वहाँ पर लोग कम स्केर्सली पॉपुलेटेड होती हैं। एंड लोग कहाँ रहते थे, कैसे रहते थे, और लोग एक जगह से दूसरी जगह मूवमेंट क्यों करते थे, क्या रीजंस थे उनके मूवमेंट के, अब हम देखेंगे यहाँ पर। नेम्स ऑफ लैंड, हमारा जो कंट्री है उसके अलग अलग नामों से हम जानते हैं, इंडिया, भारत, हिंदुस्तान एट्सेट्रा। तो ये नेम्स कहाँ से जनरेट हुए हैं? फर्स्ट इज द इंडिया के बारे में अगर हम स्टडी करें तो आज से 2500 साल पहले 2500 ईयर्स अगो नॉर्थ वेस्ट से ईरानियंस एंड ग्रीक्स आए थे, जो इंडस रिवर के काफ़ी फेमिलियर थे, इंडस रिवर के पास रहे थे। उन्होंने इंडस रिवर को हिंदोज या इंडोज नाम से बुलाया। उन्होंने जो इंडोज नाम लिया था उसी से हमारी कंट्री का नाम इंडिया पड़ा। लैंड टू द ईस्ट ऑफ द रिवर इज कॉल्ड इंडिया। इस रिवर के ईस्ट वाली लैंड को इंडिया कहा गया। अब बात करते हैं भारत की। भारत वर्ड वॉज यूज्ड फॉर ग्रुप ऑफ पीपल वो लिव्ड इन नॉर्थ वेस्ट। भारत वर्ड जो है उन लोगों के समूह के लिए यूज किया गया जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे, और ये मेंशन किया गया ऋग्वेदा में इसे मेंशन किया गया। ऋग्वेदा हमारी अर्लीस्ट कॉम्पोजिशन है, जो आज से 3500 ईयर्स अगो जिसका कॉम्पोजिट किया गया था। और ये ऋग्वेदा जो है हमारा संस्कृत की कॉम्पोजिशन है। इसमें ऋग्वेदा में इसको मेंशन करने के बाद लेटर दिस नेम यूज्ड फॉर होल कंट्री, और यही नेम पूरी कंट्री के लिए यूज किया जाने लगा। अब बात करते हैं हिंदू वर्ड कम्स फ्रॉम इंडस, वही इंडस रिवर से ही आया है। इंडस रिवर में इंडोज से तो इंडिया बन गया एंड हिंदोज से हिंदू बन गया, जिससे फिर हिंदुस्तान बोला गया। इंडस रिवर को संस्कृत में सिंधु कहा जाता है, और आज प्रेजेंट में भी नाम इसका हिंदी में सिंधु ही है। इंडस रिवर का ओरिजिन इंडिया है, और इसका मैक्सिमम फ्लो जो है वो पाकिस्तान में है। इंडस रिवर काफ़ी फेमस रिवर है। इंडस रिवर पे ही हम आगे आने वाले चैप्टर्स में इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। सो दीज आर द 3 नेम्स ऑफ अवर कंट्री, एंड दीज जनरेटेड फ्रॉम दिस एंड दिस। 2500 ईयर्स अगो ईरानियन एंड ग्रीक्स ने इंडस रिवर के काफ़ी फैमिलियर होने के नाते वहाँ के लोगों को हिंदोज और इंडोज में बांट दिया। इंडोज से इंडिया एंड हिंदोज से हिंदू। और भारत जो है ऋग्वेदा में मेंशन किया गया है कि ऐसा कोई नाम था, उन लोगों के लिए यूज किया जाता था जो नॉर्थ वेस्ट में रहते थे। आप जानते हैं कुछ पास्ट के बारे में जैसे हिस्टोरियन, कुछ टर्म्स हैं, हिस्टोरियन, आर्कियोलॉजी, आर्कियोलॉजिस्ट। हिस्टोरियन कौन होते हैं? हिस्टोरियन आर दोज पर्सन्स हु स्टडी अबाउट पास्ट। जो स्टडी करते हैं पास्ट की, उन्हें हिस्टोरियंस कहा जाता है। अब एक और टर्म है आर्कियोलॉजी। आर्कियोलॉजी क्या होता है? आर्कियोलॉजी में स्टडी की जाती है पास्ट के इवेंट्स की, पास्ट में कुछ बरेड एलिमेंट्स की, कुछ ऑब्जेक्ट्स की, कुछ साइट्स की, उनकी स्टडी करना जो है आर्कियोलॉजी कहलाता है। आर्कियोलॉजी वाला काम जो करते हैं उन्हें आर्कियोलॉजिस्ट कहा जाता है। आर्कियोलॉजिस्ट के बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, डिफरेंट सोर्सेज से फाइंड आउट करना कि पास्ट में लोग कहाँ रहते थे, क्या खाते थे। वो सोर्सेज चाहे ज़मीन से खोद कर निकाले गए हों, चाहे स्टिल स्टैंडिंग हो, चाहे कोई बर्तन हो, ऑर्नामेंट्स हो एट्सेट्रा, उन सब चीज़ों से उनके जो पास्ट में लोग रहते थे उनके बारे में हम पता लगाते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट हमें बताते हैं। अब आते हैं फाइंडिंग आउट अबाउट पास्ट के बारे में जानना। पास्ट के बारे में हम डिफरेंट सोर्सेज से जान सकते हैं। हमारे पास वेरियस आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज हैं जिनसे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। फर्स्ट इज द रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स, सेकेंड कॉइन्स, थर्ड अदर ऑब्जेक्ट्स, फोर्थ मैन्युस्क्रिप्ट्स, एंड फिफ्थ इज द इंस्क्रिप्शंस। इनकी डिटेल स्टडी अभी यहाँ करेंगे हम।
फर्स्ट है रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट। रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग और मॉन्यूमेंट्स। इसके बारे में अगर हम स्टडी करें तो इसमें आएगा फर्स्ट एनी हिस्टोरिकल स्ट्रक्चर बिल्डिंग और साइट। कोई भी हिस्टोरिकल ऐतिहासिक ढांचा, भवन या साइट को रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग में या मॉन्यूमेंट्स में जाना जाएगा। मॉन्यूमेंट्स को हिंदी में स्मारक कहा जाता है, रिमेन्स को अवशेष कहा जाता है, बिल्डिंग आप जानते ही हो, कोई भी भवन वगैरह। सेकेंड पॉइंट आएगा, ये बिल्डिंग्स जो होंगी वो आर्टिस्टिक इंटरेस्ट रखती हूं। आर्टिस्टिक इंटरेस्ट रखती हूं। थर्ड पॉइंट, नॉट लेस देन 100 years old, 100 साल से कम पुरानी ना हो, और ऐसी बिल्डिंग को इंडिया में एंशिएंट बिल्डिंग एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स कहा जाता है, जो 100 साल से ज्यादा पुरानी हो। ये बिल्डिंग्स बरिड फॉर्म में भी हो सकती हैं, मे बी बरिड मतलब जो जमीन के नीचे मिलती हैं, खोद कर निकाली जाती हैं। बरिड में हम स्टडी करेंगे आगे, नेक्स्ट चैप्टर्स में करेंगे हड़प्पन कल्चर या फिर हड़प्पन सिविलाइजेशन, और दूसरी मोहनजोदारो सिविलाइजेशन। ये बरिड फॉर्म में है। नेक्स्ट पॉइंट, मे बी स्टिल स्टैंडिंग, ऐसी भी हो सकती हैं जो आज भी हमारे सामने प्रेजेंट है, खड़ी है, हमें दिखाई दे रही हैं। वो होंगी रेड फोर्ट एट दिल्ली, नेक्स्ट हो सकती है ताजमहल एट आगरा। मे भी आप लोगों ने दोनों बिल्डिंग्स को देखा हो, ये हमारी मॉन्यूमेंट्स में ही आती हैं। डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती है मॉन्यूमेंट्स, डिफरेंट फॉर्म्स जिसमें हो सकती हैं ये टेम्पल, स्तूपा, फोर्ट, पैलेसेस एंड मोनेस्ट्रीज। etc. And last point about remains of building, providing information. प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ये हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है उस टाइम की डेवलपमेंट ऑफ आर्ट की डेवलपमेंट, कला का विकास कैसा था, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ दैट टाइम पर्सन्स एंड उनका, और क्या हो सकता है, आर्किटेक्ट, उनकी वास्तुकला कैसी थी, उस टाइम के लोगों का सामाजिक और आर्थिक जीवन कैसा था, कला का विकास कैसा था। सो रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग, ये सब उसकी फीचर्स हैं कि रिमेन्स ऑफ बिल्डिंग्स में क्या क्या आता है, किन किन को इंक्लूड किया जाता है, किस किस फॉर्म में हो सकती है, कैसे कैसे हमें प्रेजेंट में मिलेंगी, और कौन कौन सी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कॉइन्स के बारे में।
जिसे हिंदी में सिक्के कहा जाता है। कॉइन्स। इसके बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट है स्टडी ऑफ कॉइन्स। स्टडी ऑफ कॉइन्स को नुमिस्मैटिक कहा जाता है। नुमिस्मैटिक्स कहा जाता है, जिसका अर्थ होता है मुद्रा संग्रहण करना। मुद्रा संग्रहण करना। कॉइन्स हमें राजाओं के बारे में बताते हैं। राजाओं के बारे में बताते हैं। राजाओं का देयर एम्पायर, extent of their areas, prevailing dates, languages of that time। उस टाइम जो भी लैंग्वेज यूज हो रही होगी उसके बारे में भी हमें कॉइन्स बताते हैं। ट्रेड एंड आर्ट, कला के बारे में। लिटरेरी सोर्सेस एटसेट्रा, इन सब के बारे में हमें कॉइन्स बताते हैं। जैसा कि कॉइन्स आप लोगों ने, आप जब बुक पढ़ेंगे देखेंगे, आप लोगों के सामने एग्जाम्पल के तौर पर समुद्रगुप्ता का कॉइन दिखाया गया होगा। राजा समुद्रगुप्ता को उनके कॉइन पर वीणा लेते हुए दिखाया गया है, जिससे पता चलता है कि समुद्रगुप्त जो थे वो एक एफिशिएंट वीणा प्लेयर थे। अब थर्ड पॉइंट को डिस्कस करेंगे, अदर ऑब्जेक्ट्स। अदर ऑब्जेक्ट्स में हम बहुत आर्कियोलॉजिस्ट जो है बहुत सारी चीजों से पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। अदर ऑब्जेक्ट्स में आ जाएंगे टूल्स, वेपन्स, पैन्स, पोट्स, और या फिर कुछ ऐसे भी आ जाएंगे जिनको अर्थ से डिग करके निकाला जाता है, अर्थ सरफेस से खोद कर निकाला जाता है। कुछ ऑब्जेक्ट्स ऐसे मेड ऑफ स्टोन हो सकते हैं, बोन्स के हो सकते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट जो है बोन्स को देखते हैं कि अर्ली मैन बोन्स को खाता था या क्या करता था। एनिमल्स बोन्स या फिर मैंस की बोन्स से भी देखा जाता है कि वो क्या क्या चीजें खाते थे। और सीड्स ऑफ प्लांट्स, ये अदर ऑब्जेक्ट्स हैं जिनमें आर्कियोलॉजिस्ट इनके बारे में स्टडी करते हैं। अब बात करते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स। पॉइंट नंबर 4, मैन्यूस्क्रिप्ट्स। derived from Latin word manu, which means hand। लैटिन वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है हैंड। स्क्रिप्ट कोई लिपि, लिखा होना, सो मैन्यूस्क्रिप्ट्स मीन्स हैंड रिटन। ये वो बुक्स दैट वर written by
hands long ago। ऐसे बुक्स जो हाथ से लिखी गई है उन्हें मैन्युस्क्रिप्ट्स कहा जाता है। 2 टाइप्स के मटेरियल पर इन्हें लिखा जाता था। 2 टाइप्स के मटेरियल्स पर लिखा जाता था। फर्स्ट है पाम लीफ, ताड़ के पत्तों पर, एंड सेकेंड इज द बार्क ऑफ बिर्च। बिर्च जो है भोजपत्र का एक पेड़ है जो कि हिमालय में पाया जाता है। बार्क उसकी छाल पर, ताड़ के पत्तों पर और एक पेड़ की छाल पर, ये 2 तरह के मटेरियल्स थे, 2 प्रकार के मटेरियल्स थे जिन पर मैन्युस्क्रिप्ट्स को लिखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती थी, डिफरेंट फॉर्म्स में है। एपिक यानी महाकाव्य, पोएम्स कविताएं, और प्लेज नाटक, डिफरेंट नाटक की फॉर्म्स में भी ये हो सकती थी। और लैंग्वेजेस डिफरेंट लैंग्वेजेस में लिखी गई थी। लैंग्वेजेस थी संस्कृत, प्राकृत और तमिल। तमिल और संस्कृत जो थी वो आम लोग यूज नहीं करते थे, मोस्टली राइटर्स ही यूज करते थे। जो प्राकृत थी वो जनरल पीपल्स की लैंग्वेज थी, साधारण लोगों द्वारा यूज की जाने वाली भाषा थी। इनको प्राकृत में इसलिए भी लिखा जाता था ताकि साधारण लोगों को ये समझ आ जाए। सो मैन्युस्क्रिप्ट्स लैटिन वर्ड के मैन्यू से डिराइव हुआ है, जिसका मतलब होता है हैंड्स। ये वो बुक्स हैं जो हैंड्स रिटन है। 2 टाइप्स के मटेरियल पर लिखी जाती हैं, पाम लीफ, बार्क ऑफ बिर्च, भोजपत्र नामक पेड़ की छाल पर और ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती हैं। डिफरेंट फॉर्म्स में हो सकती हैं, एपिक, पोएम और प्लेज। डिफरेंट लैंग्वेजेस में है, संस्कृत, प्राकृत और तमिल। अब अगला हमारा लास्ट पॉइंट है इंस्क्रिप्शंस। इंस्क्रिप्शंस अभिलेख जिन्हें कहा जाता है। अभिलेख, इंस्क्रिप्शंस के बारे में अगर हम बात करें तो फर्स्ट पॉइंट आता है राइटिंग्स ऑन हार्ड सरफेसेस। वो लेख जो ठोस वस्तुओं पर लिखे जाते हैं उन्हें इंस्क्रिप्शंस या अभिलेख कहा जाता है। ये ठोस क्या क्या हो सकते हैं? स्टोन, मेटल और कैन बी पेपर। इन फॉर्म्स में ये हो सकते हैं। इंस्क्रिप्शंस जो हैं कन्वे करते थे किंग्स ऑर्डर, किंग्स डीड्स, उनके कामों को, उनके आदेशों को, प्रीचिंग्स, प्रचार, कार्य, आदेश, इन सब चीजों के लिए इंस्क्रिप्शंस जो है बनवाए जाते थे। और इंस्क्रिप्शंस में किंग्स की विक्ट्रीज के भी रिकॉर्ड थे,
किंग्स विक्ट्रीज रिकॉर्ड भी होते थे, और इंस्क्रिप्शंस जो है ऑर्डिनरी मैन नहीं करते थे। नॉट यूज inscriptions for their record। ऑर्डिनरी मैन इंस्क्रिप्शंस के बारे में मतलब अवेयर नहीं थे कि हमें भी अपने रिकॉर्ड्स जो है इंस्क्रिप्ट करने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं था। इंस्क्रिप्शंस की स्टडी ऑफ इंस्क्रिप्शन इज कॉल्ड एपिग्राफी। एपिग्राफी कहा जाता था, जिसका मतलब है पुरालेख, जिसको हिंदी में पुरालेख कहा जाता है। और एक पर्टिकुलर स्क्रिप्ट्स में ये लिखी होती थी। स्क्रिप्ट्स कोई भी लिपि, सिंबल्स वगैरह हो सकते हैं। सो इंस्क्रिप्शंस जो है मोस्टली राजाओं द्वारा लिखी जाती थी। हमने सुना होगा अशोकास की इंस्क्रिप्शंस के बारे में, समुद्रगुप्ता की, या गुप्ता डायनेस्टी में चंद्रगुप्ता, जिसको विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है, उन्होंने भी काफ़ी सारी इंस्क्रिप्शंस जो है बनवाई हैं अपने नाम से। अशोका की इंस्क्रिप्शन का अगर उल्लेख किया जाए तो उन्होंने उसमें अपने कलिंगा वॉर का भी इंस्क्रिप्ट किया है। सो डिफरेंट इंस्क्रिप्शंस हमारे सामने एग्जाम्पल में हैं, जिनसे हम राजाओं के ऑर्डर, डीड्स, प्रीचिंग्स और उनके विक्ट्रीज के बारे में जान सकते हैं। सो ये डिफरेंट सोर्सेज थे हमारे पास्ट के बारे में, जो हमें, जिन सोर्सेज से हम उस टाइम के पास्ट का पता लगा सकते हैं। पास्ट, वन पास्ट और मैनी पास्ट, एक हो सकता है या अनेक। डिफरेंट लोगों के लिए अलग अलग पास्ट होता है। एक फार्मर का अगर देखा जाए तो फार्मर की लाइफ कैसी होगी, उसने काफ़ी स्ट्रगल किया होगा। एंड एक किंग की लाइफ के बारे में देखा जाए तो किंग तो काफ़ी लैविश लाइफ जी होगी, शानदार लाइफ जी होगी। सो राजाओं ने अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन करने के लिए इंस्क्रिप्शंस बनवाए ताकि उनके रिकॉर्ड को मेंटेन किया जा सके। जबकि जो ऑर्डिनरी पीपल थे, साधारण लोग थे, जैसे फार्मर्स हैं, वो इतना अवेयर नहीं थे। वो इन चीज़ों को यूजलेस मानते थे कि हम अपना काम छोड़कर ये चीज़ें करेंगे तो 2 समय की रोटी हमें कैसे मिल पाएगी। वो 2 टाइम के मील के ऊपर भाग दौड़ में लग रहे थे, स्ट्रगल कर रहे थे। इस वजह से उन्होंने अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन नहीं करवाया, बल्कि इसके कंपैरेटिवली राजाओं ने अपने रिकॉर्ड्स को मेंटेन कराया, जिससे हमने पास्ट के बारे में जाना। सो दीज आर द वेरियस सोर्सेज ऑफ आवर पास्ट, जिससे हम पास्ट के बारे में जान सकते हैं। और इससे रिलेटेड वर्कशीट्स और असाइनमेंट्स आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। सो आप ये सारी चीज़ें नोट्स बनाएंगे। एंड थैंक यू।